SHFM मूवी प्रेजेंटिंग नोवेयर। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे देश को दिखाया जाता है जहां पर लोग भूखमरी से मर रहे होते हैं। इसलिए उस देश की सरकार छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को मारने का फैसला करती है ताकि बढ़ती जनसंख्या को रोककर भूखमरी से बच सके। इसलिए उस देश में जितने भी छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो सब एक कंटेनर में बैठकर वहां से किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं। तभी कंटेनर के अंदर हमें मिया और नीकू नाम के एक कपल्स को दिखाया जाता है। मिया जो कि प्रेग्नेंट है और वो इस देश की सरकार से बचकर किसी दूसरे देश में जाना चाहती है, क्योंकि पहले उसने यहाँ की गवर्नमेंट की वजह से अपने एक बच्चे को खो दिया था। इसी बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब नीकू उस कंटेनर को खोलकर देखता है वहाँ पर बहुत लोग होते हैं। वो सब उस कंटेनर में जाने लगते हैं। देखते ही देखते वो कंटेनर पूरी तरह भर जाता है। इसलिए बाहर खड़ा एक आदमी कहता है, आधे लोग इस कंटेनर से बाहर निकल जाओ। और वहीं से नीकू और मिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिया कंटेनर से बाहर देखती है नीकू को 107 नंबर के कंटेनर में ले जाया जा रहा होता है। मिया नीकू के पास कॉल करती है। नीकू उसको हौसला देते हुए कहता है कि हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, वहां जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। मिया नीकू से उसको अपना ख्याल रखने को कहता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी की आखिरी स्टेज पर होती है। और अब वो ट्रक जिसमें उनका कंटेनर होता है वो आगे की तरफ चलने लगता है। आगे जाने के बाद कुछ पुलिस वाले उस ट्रक की चेकिंग करने लगते हैं जिसमें मिया और उसके साथ कई प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं। वो पुलिस वाले उस ट्रक के अंदर आते हैं और उस कंटेनर में जितने भी लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं तुम खुद इस कंटेनर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम सबको गोली से मार दिया जाएगा। तभी एक लड़की उस कंटेनर के दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं वो उसे मार देते हैं और उस कंटेनर में जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी को मार देते हैं। लेकिन मिया लकड़ी के डब्बों के ऊपर चढ़ जाती है, इसलिए वो उसे देख नहीं पाते। इसके बाद मिया अपने हस्बैंड को एक मैसेज करती है। वो उसको बताती है कि उन्होंने सबको मार दिया और अब वो लोग उस कंटेनर को एक शिप में रखकर समुद्र की तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी समुद्र में जोरदार तूफान आता है जिससे उनके शिप का बैलेंस खराब हो जाता है और उसमें जितने भी कंटेनर होते हैं वो सब डिसबैलेंस होने लगते हैं। तभी मिया का सर उस कंटेनर में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन मिया देखती है उसका कंटेनर जो समुद्र के बीच पानी में तैर रहा होता है। इसी बीच मिया को बाहर से आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी मिया उस कंटेनर से बाहर देखती है 107 नंबर का कंटेनर जिसमें उसका हस्बैंड नीकू था वो समुद्र में डूब जाता है और अब उसके कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। मिया कंटेनर के होल को बंद करने लगती है। अगले दिन मिया के पास नीकू का कॉल आता है। मिया नीकू से कहती है मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम जिंदा हो। नीकू मिया से कहता है कि मैं तुम्हारे पास पहले कॉल नहीं कर पाया क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। मिया नीकू से कहती है मैं एक कंटेनर में हूँ जो समुद्र के बीच पानी में तैर रहा है। नीकू मिया को हौसला देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा और अब उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद मिया उस कंटेनर में एक बच्चे को जन्म देती है। अब मिया एक ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर में होल करने लगती है जिससे वो उस कंटेनर से बाहर आ सके। फाइनली मिया उस कंटेनर में होल करने में कामयाब हो जाती है। मिया एक कपड़े की मदद से उस कंटेनर को खोल देती है। मिया कंटेनर से बाहर आने के बाद देखती है उसका कंटेनर जो समुद्र के बीचों बीच पानी में तैर रहा होता है और अब उसको भूख लगी होती है लेकिन उसके पास खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं होता और अब उसको अपने खाने के लिए मछली पकड़ना ही ठीक रहेगा। लेकिन मछली पकड़ना इतना आसान नहीं, इसलिए वो एक एंगल की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती। तभी उसको आसमान में एक प्लेन दिखता है। वो कंटेनर के अंदर जाती है। वो वहां से एक कांच का टुकड़ा लेकर आ रही होती है। तभी उसके पैर में चोट लग जाती है जिससे उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद मिया उस कांच के टुकड़े को उस प्लेन की तरफ करती है जिससे कि वो उसे देख लें और उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाएं, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते और वो प्लेन वहां से चला जाता है। इसके बाद मिया उस कंटेनर के अंदर जाती है और अपने पैर में लगी चोट पर पट्टी बांधने लगती है और अब मिया मछली पकड़ने के लिए एक जाल बनाती है जिससे वो मछली पकड़ सके। वो उस जाल को समुद्र में फेंक देती है और मछली पकड़कर खाने लगती है। और अब मिया को इस कंटेनर के अंदर पूरे 26 दिन हो चुके हैं। इसके बाद मिया उस कंटेनर से बाहर जाती है। तभी उसके पास नीकू की कॉल आती है। नीकू उसे बताता है उसके पैर में गोली लगी है और अब शायद वो बच नहीं सकता। ये सुनकर मिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। उसे लगता था कि नीकू उसे बचाने जरूर आएगा। मिया नीकू को बताती है कि हमारी एक बेटी है। वो नीकू को अपनी बेटी की आवाज सुनाती है और अब मिया पूरी तरह टूट जाती है। मिया को इस कंटेनर के अंदर पूरे 32 दिन हो चुके हैं। वो जानती है उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए मिया प्लास्टिक के डब्बों से एक राफ्ट बनाती है जिसपे वो अपनी बेटी को रखकर समुद्र में छोड़ देती है क्योंकि कंटेनर में लगातार पानी भर रहा होता है। साथ ही वो मछलियां भी पकड़ रही होती है। तभी उसके पास एक पक्षी आता है जिसे देखकर उसे लगता है कि उसके आसपास जरूर कोई ना कोई किनारा है, लेकिन वो किनारा उससे कितनी दूर है उसे कुछ नहीं पता
क्योंकि ये पक्षी समुद्र के ऊपर कई मीलों का सफर तय करती हैं। और अब रात होने के बाद उस कंटेनर के होल जो मियाँ ने बंद किए थे वो सब खुल जाते हैं, जिससे कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी मियाँ उस कंटेनर के अंदर जाती है, क्योंकि वहां पर उसके पहले बच्चे की एक तस्वीर होती है। जब वो उस तस्वीर को वापस ला रही होती है तभी उसका पैर नीचे रखे सामान में फंस जाता है। पानी में कंटेनर पूरी तरह डूब चुका था। साथ ही बाहर उसकी बेटी जिस राफ्ट में होती है वो भी कंटेनर से दूर चला जाता है। मियाँ किसी तरह अपने आप को वहां से छुड़ाकर बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो देखती है जिस राफ्ट में उसकी बेटी होती है वो दूर दूर तक नहीं होता। तभी उसकी बेटी के पास एक व्हेल मछली आती है जो पानी का फव्वारा ऊपर की तरफ फेंकती है। वो पानी मियाँ की बेटी के ऊपर गिरता है, जिससे वो नींद से जागकर रोने लगती है। तभी मियाँ को अंदाजा होता है कि उसकी बेटी उससे ज्यादा दूर नहीं है। मियाँ जल्दी अपनी बेटी के पास जाती है और उसी राफ्ट पे लटक जाती है। अगले दिन मियाँ देखती है वो इसी तरह इस राफ्ट पे ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती। वो देखती है उसके ऊपर बहुत से पक्षी उड़ रहे होते हैं और उसके पास जो मछलियाँ होती हैं वो उन्हें पानी में फेंक देती है, जिससे वहां पर और भी पक्षी आए और अब वो पक्षी उनके चारों तरफ उड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक मछुआरा देख लेता है। वो अपनी बोट को उनके पास लाता है। तभी वो देखता है उस राफ्ट में एक बच्ची होती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि समुद्र के बीचों बीच ये बच्चा कैसे आया। वो उस बच्चे को बोट के ऊपर लाते हैं। तभी वो देखते हैं एयरफोन तार से बनी एक रस्सी जिसका रुख समुद्र की तरफ होता है। वो उसे खींचने लगते हैं। तभी उस रस्सी के साथ मियाँ भी ऊपर आ जाती है। अभी ये लोग मियाँ को बोट के ऊपर लाते हैं और मियाँ के शरीर को जोर जोर से दबाने लगती है, लेकिन मियाँ के शरीर में जान नहीं होती। वो दोबारा मियाँ के शरीर को जोर जोर से दबाने लगती हैं और कुछ देर मियाँ के शरीर को दबाने के बाद उसके शरीर में जान आ जाती है। असल में उसके शरीर में पानी भरने की वजह से सांस लेने की जो नली होती है वो बंद हो जाती है। और अब मियाँ होश में आने के बाद सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाती है। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। मियाँ देखते हैं ये कपल्स हैं जिसने उसकी और उसकी बेटी की जान बचाई है। इनके साथ इनका एक बेटा भी होता है। और अब वो लोग मियाँ और उसकी बेटी को उस तरफ ले जाते हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक है, जहाँ पर मियाँ हमेशा से जाना चाहती थी। मियाँ की बहादुरी से उसकी और उसकी बेटी की जान बच जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।